हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों का चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। और जैसा कि हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं, पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर से क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो आज हम लोग का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग तीसरे लेक्चर पे हैं, ठीक है। और चैप्टर फिनिश होने वाला है। अब देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था इस चैप्टर का 74 क्वेश्चन करने को कहा था, ये किसने 100% दिया है वो उसकी ज़िम्मेदारी है। किसको प्रॉब्लम हुई है, किसके डाउट्स हैं, वो मुझसे पूछेगा। जिस बंदे ने 100% इस पर काम किया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो अपना इस चैप्टर को 100% कर चुका है। फिर कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट के लिए बस क्या है कि उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ाया गया है। हालांकि बहुत सारी बातें हमारी यहीं हो जाती हैं, बट हम सेकंड स्टेप पे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप पे हम लोग फिर से आ गए हैं ताकि हम लोग जो है थोड़ा सा उसको और मजबूत कर सकें। वापस से थर्ड स्टेप जो हम लोग का चल रहा है, ये लास्ट स्टेप होता है। इसमें मैं और कुछ काम दूंगा जिसमें आपको कुछ और काम करने होंगे, बस ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाता है। फिर आप देख लीजिए चेक करके कि आपका बोर्ड एकदम मस्त जाने वाला है, बिल्कुल बेहतरीन जाने वाला है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका इस चैप्टर से ना हो। आप चेक कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक वाला जा करके, अगर आपने पूरा काम किया है जैसा कि चल रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज़ है कि जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप बोर्ड पढ़ रहे हो। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जब वो पढ़ना शुरू करते हैं 11th 12th में, तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन उठना स्टार्ट होते हैं। अब जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी, जैसे आज का टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस सीधा मैं बता दूँगा कि जितनी एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्शन को इंटरमीडिएट फॉर्म में ले जाने के लिए, यानी कि जब वो पूरी तरह से दूसरा वो फॉर्म बनाना चाह रहा है या दूसरे फॉर्म में जाना चाह रहा है, तब एनर्जी दी जाती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मैं इतना बता दूंगा। बट आपके माइंड में आता है कि ये है क्या, ये पूरी डिटेलिंग हमको क्लियर नहीं हुई, हमको और डिटेल में जानना है, हमको बहुत अच्छे से जानना है, हमको एकदम साफ साफ दिखाई दे। तो देखिए, ये चीज़ आप ना करें, इसको रिसर्च कहा जाता है। और जब आप रिसर्च करने में लग जाओगे बोर्ड में, तो पक्का है कि आपका परसेंटेज बोर्ड में पक्का है गिरने वाला है, बिल्कुल बेकार सी परसेंट आने वाली है। देखिए, क्या होता है कि बहुत बच्चों को लगता है कि 10th और 12th हम अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ाई बहुत बेकार चल रही है। बट मैं आपको बता दूं कि 10th तो ठीक था, बट 12th जो है हमारा, ये बिल्कुल बहुत बड़ा है, ये बहुत ब्रॉड है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिसर्च करके नहीं पढ़ सकते, ये बहुत लंदी है। इसको जब हम आईआईटी की तैयारी करते हैं तब पढ़ा जाता है, और 2 साल 2 ईयर की प्रिपरेशन कराई जाती है। 2 साल पूरा पढ़ने के बाद तब जाके हमारा 12th अच्छे से रिसर्च, जैसे आप रिसर्च करना चाहते हो तब कंप्लीट होता है। तो ये आपका 1 साल में नहीं होने वाला है। अगर आप सोचो कि हम 12th में ही पूरा इतना डिटेल में समझ समझ के पढ़ें और एक भी चीज़ छोड़े ना, सारे न्यूमेरिकल्स करें। देखिए, अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज दैट आपका चैप्टर चल रहा है काइनेटिक, है ना। अब आप सोचो कि मैं पहले काइनेटिक बहुत अच्छे से पढ़ लूँ, ठीक, तो आपको पहले रेफरेंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये टाइम होता है तब किया जाता है, बट टाइम ना हो, मैं अच्छा नंबर बोर्ड में लाना है, तो हम जिस मेथड से हम चल रहे हैं उस मेथड से चलेंगे। तो रेफरेंस पढ़ोगे, फिर दुनिया भर के क्वेश्चन करोगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे, फिर ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठा करके, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर फाइनली आप कहोगे कि अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, तो यहाँ आप नहीं पहुँच पाओगे, और यहाँ नहीं पहुँचोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नहीं पहुँचोगे, और आपके जो है थोड़े बहुत टॉपिक्स जो मेन क्वेश्चन होंगे वो नहीं करोगे, तो आपका बोर्ड पूरा ख़राब हो जाने वाला है। और बोर्ड ख़राब हो गया तो फिर आप चाहे जितना रिसर्च कर लें, उसका कोई काम नहीं आने वाला है, आप फ्यूचर में उसका कोई काम नहीं है। और आप ये जान लीजिए कि 12th क्लास में आप रिसर्च करके मास्टर नहीं बन सकते, ना ही आपको पूरी नॉलेज हो पाएगी। तो उसके लिए अलग से हमें टाइम चाहिए, 1 या 2 साल, ठीक है। तो आप इस पर रिसर्च पे ना फंसें प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग तो अभी स्टूडेंट हैं, हम लोग तो अक्सर देखते हैं, हर साल देखते हैं कि कौन से बच्चा क्या करता है और कहाँ वो डिफीट खाता है, उसका परसेंटेज कहाँ गिरता है, उसको मैं तुरंत समझ लेता हूँ कि उस बच्चे ने कहाँ गलती की है, ठीक है। तो रिसर्च पे गलती ना करें, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करें, तभी आपका अच्छा मार्क्स आने वाला है, ठीक है। इस बार भी बोर्ड में यही हुआ है, कुछ बच्चों ने हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया, उनका परसेंटेज बहुत नीचे गिर गया है। बट जिन बच्चों ने ध्यान दिया उनका परसेंटेज 92 या 90 प्लस या 95 के करीब तक आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आप अच्छे से काम करें और अपने बोर्ड में अच्छा मार्क्स अचीव करें, क्योंकि आपका टारगेट अभी पहले बोर्ड है, ना कि आपका रिसर्च और आपको आईआईटी करना है, आपको जो है जेई करना है, ठीक है। तो अभी नीट और आईआईटी इन सब में मत फंसिए, अभी अपना बोर्ड पे फोकस करिए। उसके बाद आप फटाक से, जैसे आपका बोर्ड निकलता है, फिर आप रिसर्च पे लग जाइए, आप बैठ के पढ़िए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाँ, तो हम लोगों का चल रहा था ये चैप्टर, और इसमें हम लोगों का 2 टॉपिक, एक टॉपिक और बचा है जो कि आर्हेनियस थ्योरी रहेगी, ठीक है, समझेंगे उसको अच्छे से। तो देखिए, टेम्परेचर, यहाँ पे एक आग बात आ गई, बहुत खास बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क है।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड में बढ़ता है। ये चीज़ में ध्यान देनी होगी। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी बात लिखी हुई है ब्लैक कलर में कि फॉर द केमिकल रिएक्शन विद द राइज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज़ नियरली डबल्ड। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं टेम्परेचर तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो दुगना हो जाता है। ये बात देखिए, आप यहाँ समझिए। यहाँ भी छोटी छोटी बातें लिखी हैं कि रिएक्शन एक्सेलरेट होता है, रिएक्शन बढ़ती है। एक्सेलरेट मतलब बढ़ती है किससे? टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये लेता है हाफ ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मटेरियल डिकम्पोज इन 12 मिनट में, ठीक है। अगर 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो 5 घंटा लेता है, अगर 25 हो, और अगर 0 सेंटीग्रेड कर दो तो 10 दिन लगता है। मीन्स टेम्परेचर का बहुत अहम है ना। टेम्परेचर जितना दोगे उतना तेज़ी से रिएक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ बात आती है, ये रिएक्शन आप देखिए फटाक से। ये रिएक्शन है किसकी? आर्हेनियस इक्वेशन इसको कहा जाता है। ये बहुत पॉपुलर है और एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आती है, ठीक है। मैं स्टार लगा दूँ आपको, और बिल्कुल ध्यान से इसको आप समझ लें, इसका अच्छे से इसकी कीमत समझ लें, इसमें है कि एक चीज़ है क्या उसके बारे में समझ लें। ए यहाँ पे हमारा है आर्हेनियस फैक्टर, ए हमारा आर्हेनियस फैक्टर है, ठीक है। और इट इज़ कॉल्ड अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये चीज़ ध्यान रखें। आर हमारा गैस कांस्टेंट है जो आपको दिख रहा है, टी हमारा टेम्परेचर है, और ई ए हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और के तो हमारा हो ही गया रिएक्शन कांस्टेंट। तो ये सारी बात ध्यान है। ई हमारा जो होता है एक तो लॉगरिदम होता है, लॉगरिदम ई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है। तो इस पर हमें ये सारी चीज़ें ध्यान से देख लेनी है, इनके बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी आ जाता है डायरेक्टली कि व्हाट इज़ आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन जो है बेसिकली हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया गया है कि जैसे कि मान लेते हैं हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए, ये रिएक्शन यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी बात। ये रिएक्शन आप देखिए, नॉर्मली इसको समझने के लिए हमने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस आयोडीन, इसका रिएक्शन हमने कराया। तो ये जा कर के हमारा जो है HI बनता है ना। और देखिए ये HI जो बना है इसके बीच में पहले ये देखिए रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट में यहाँ पे देखिए H2 में ये बॉन्डिंग है, I2 में ये बॉन्डिंग है, यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। और ये दोनों जब आपस में थोड़ी देर पहले इनको हमने एनर्जी दी है, ठीक है, तो एक एनर्जी दी होगी। उसके एनर्जी देने के बाद इसमें ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ साइड में आप देख सकते हो क्लियरली कि ये देखिए फॉर्मेशन, इसको इंटरमीडिएट कहा गया है। ये बहुत मिली सेकंड के लिए या बहुत कम समय के लिए होता है। तो ऐसा इंटरमीडिएट होगा, इसके बॉन्ड टूटे हैं और ऐसे ऐसे बॉन्ड बने हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो ये तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया ये वाला, बट ये जो है ये वाला पोर्शन इंटरमीडिएट है और ये बहुत कम समय के लिए होता है। तब जब हम एनर्जी देते हैं, जितनी एनर्जी देते हैं कि वो कोई भी रिएक्टेंट किस में हो जाए, इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में होने के लिए जितना एक्टिव एनर्जी देते हैं उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमें जानना था। तो ये अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, और यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो ये अनस्टेबल, एक तरह का अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। तो ये इट एग्जिस्ट, ये रहता है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। तो वही वक्त जो होता है, ठीक है, यानी उतने टाइम जो एनर्जी हमें देनी होती है वही एनर्जी हमारी जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतना हमें ध्यान रखना है, ये फिगर ध्यान रखना है, ये ग्राफ ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये रिएक्शन जो है कोऑर्डिनेट, इनके बीच में अगर हम बनाते हैं तो यहाँ बेसिकली हमारा जो है एक्टिवेशन एनर्जी हम जैसे 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 बढ़ाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान देना है और ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे हमें ओके, तो ज़्यादा कुछ हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ही रखना है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब अलग अलग दो टाइम पे हमें चेक करना हो तो ये देखिए क्वेश्चन बनती है। हमने बताया भी था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे, हमने बताया भी है पहले वाले लेक्चर में कि आप इस पर क्वेश्चन ज़रूर कर लें। दुनिया भर के क्वेश्चन जो होंगे वो आप ज़रूर करेंगे। देखिए यहाँ भी आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, तो इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, बताना क्या, ये मैं फार्मूला आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ ये फार्मूला आया कैसे है ना। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस फार्मूले के बारे में, ठीक है, डिटेल में। तो सबसे पहला चीज़ मैं यहीं पे आपको प्रूव करके दिखा दूँ। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी आर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या है, K इक्वल्स टू AE की पावर एक्टिवेशन एनर्जी
आर टी, यही है। टेकिंग बोथ साइड नेचुरल लॉग, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया लॉग के, और ये हमारा हो गया लॉग ए, क्योंकि दो अगर प्रोडक्ट हों और लॉग ले लेते हैं तो वो ए प्लस बी में हो जाते हैं, मतलब इसको हम किस में लिख लेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी में लिख पाएंगे। सेम यही चीज़ यहाँ हुआ, लॉग ए प्लस, इसको हम लिख पाएंगे लॉग ई की पावर माइनस ई ए आर टी। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा लॉग के, अब ये देखिए कभी भी लॉग ई हो तो ये गायब हो जाता है और ई आर टी नीचे आ जाता है, तो ये आ जाएगा सीधा माइनस ई ए बाई आर टी प्लस लॉग ए। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब दो डिफरेंट टाइम पे हम क्या काम करेंगे, निकालेंगे के या फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फर्स्ट अब ये हमें ये नोट कर लीजिए आप पहले, ठीक है, ये जो हमारा आया हुआ है, मैं आगे बढ़ूँगा। अब देखिए ये चीज़ सेम चीज़ हमारे सामने आई हुई है। अब यहाँ पे फिर कहा गया है कि अब ये चीज़ जो हमारी है स्लोप है और लॉग ए इंटरसेप्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, जिसमें m हमारा स्लोप होता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन तो याद होगा, और c हमारा इंटरसेप्ट होता है, ठीक। तो हमारा ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंटरसेप्ट होता था। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हम टेम्परेचर फर्स्ट के लिए T1 के लिए निकालते हैं, तो क्या करेंगे, T1 के लिए K1 हो जाएगा और T1 हो जाएगा, तो इसमें पुट किया तो फर्स्ट ये आया, और टेम्परेचर 2 के लिए K2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया, ये दोनों हो गए, और दोनों को फिर क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी कि K2 से K1 को माइनस करना है। यानी इक्वेशन नंबर, इसको अगर सेकंड मानते हो आप, ठीक है, इसको फर्स्ट मानते हो तो सीधा माइनस कर देना है। समझ में आ रही होगी बात। तो लॉग K2 में से लॉग K1 माइनस हो गया, यहाँ आप देखिए, ठीक है, और यहाँ से ई ए आर टी 2 से हमारा ई ए आर टी 1 माइनस हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों सेम हैं। तो आप देखोगे कि T1 पॉजिटिव हो जाएगा, T2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है ना। वो करिएगा आप तो आसानी समझ में आ जाएगा कि इस तरफ उस तरफ क्यों हो गया, क्लियर। अब आप देखेंगे कि ई ए बाई इस तरफ तो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाता है, लॉग ए बी हो जाता है। तो ये तो आसानी से क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई बी हो जाएगा, मीन्स K2 बाई K1 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ से ई ए बाई आर दोनों में कॉमन है, ये कॉमन कर लिया गया बाहर, तो अंदर 1/T1 और माइनस 1/T2 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी गई, ठीक। फिर फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बेसिकली ये फार्मूला सबसे वीआईपी फार्मूला है, दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जब भी निकालना हो, या फिर हमें रिएक्शन कांस्टेंट निकालना हो तो। बाकी यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं, ये स्लोप है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है, और ये हमारा टाइम। तो ये हमें पूरा ग्राफ देखना है कि इसका ग्राफ बनता कैसे। एग्जाम में सिंपली ग्राफ आ जाता है, और बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे कि डायरेक्टली फार्मूला पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है, और क्या क्या चीज़ गिवन है आप यहाँ से देख करके संभाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, और जितना बताया जा रहा है आप उतना करिए भी, और उतना ही करना ही है आपको, ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो आप बिल्कुल पछताना शुरू कर देंगे, और आप बहुत बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता नहीं सकता, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको रोकूं, और ना ही कोई नुकसान है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बस जो मेरे बातों को फॉलो करेगा, क्योंकि मैं सारे बच्चों को यही बोलता हूँ, और लास्ट में फिर जाके उसका रिजल्ट मिलता है अगर वो सीरियस नहीं होते हैं तो। जो हमारे बच्चे हमारी बात को फॉलो करते हैं वो अपने टारगेट तक पहुँचते हैं, जो बात को फॉलो नहीं करते हैं वो अटक जाते हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखें। देखिए अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है कि कैटलिस्ट डालोगे तब भी रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती है भाई, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। कैटलिस्ट का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट एक तरह का सब्सटेंस होता है। अभी आगे वाला चैप्टर जो आने वाला है वो बिल्कुल कैटलिस्ट पे ही डिपेंड है, दुनिया भर के कैटलिस्ट आएंगे, है ना, तो वहाँ पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ कैटलिस्ट के बारे में छोटी सी बात जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैटलिस्ट थोड़ा सा पढ़ें और जानें। फिर आती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी यही होती है कि जैसे कि हमारा जब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में टकराते हैं, ठीक है। जैसे फिर इसको समझने के लिए इतना समझ लो कि जैसे हमने शुगर ले लिया, ठीक है, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स हो गए, वाटर ले लिया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो दोनों आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, जब सोल्यूशन बनाएंगे खूब टकराएंगे। तो टकराना, जो वो टकराना होता है उसी को हम बोलते हैं कोलिजन। तो बोलते हैं नंबर ऑफ़ कोलिजन पर सेकंड जो होता है, ठीक है,
उसको कहा जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ जेड। और ये चीज़ दोनों ही में होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, उस केस में हम लिख पाएंगे रेट, और जेड ABEAR/RT। ठीक है, ये भी आर्हेनियस जैसा ही है, आर्हेनियस इक्वेशन जैसा है, बट यहाँ पे जेड का सिर्फ इतना मतलब है कि वो होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड B यानी बोथ रिएक्टेंट एंड E⁻EART। ठीक है, ये हमारा रेट हो गया। ठीक है, तो रेट ये लिखा जाता है, तो ये जान रखें कोलिजन थ्योरी के लिए है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चैप्टर में और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा आपका ये फिनिश हुआ, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला भी नहीं। अब बात को ध्यान दें कि आपका काम क्या है। काम ये था कि सबसे पहले आप वो 74 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आप इस बात को समझिए कि कुछ खास बात है। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना सीरियसली लेते हो। ठीक है, फिर दूसरा चीज़, कॉन्सेप्ट के लिए आप चैप्टर फिर से पढ़ें, यानी लेक्चर सेकंड ज़रूर पढ़ें, जो मैंने बताया है उसमें फटाफट मैंने रिवीजन करा दिया है। एंड पॉइंट नंबर थर्ड में जो आता है, थर्ड का काम आपका ये है कि आपके पास अगर टाइम है तो आप NCERT के क्वेश्चन जितने आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन है, 1 से स्टार्ट होगा और सीधा लास्ट तक पहुँचिए। टोटल 30 क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन भी आप कर लें प्लीज़। तो इससे आपका क्या होगा, पूरा मटेरियल ओके हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए काम तो करना पड़ेगा आपको। अभी क्या है, प्रेशर चल रहा होगा, टीचर लोग स्कूल के क्या है दुनिया भर के होमवर्क दे रहे होंगे। ठीक है, उनका भी अपना कि हाँ हमारा होमवर्क पूरा करके दो। ठीक है, बट आपको ध्यान देना है, होमवर्क तो करना है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा नंबर लाना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सब भूल जाइए, बस ज़्यादा समय अपने पास नहीं है। अब बोर्ड करीब में आ चुका है, अब आप बोर्ड समझिए कि अब आज का आपका चल रहा है, ठीक है, जुलाई चल रहा है। ठीक है, 7 मंथ बाद, 7 मंथ बाद एग्जैक्टली आपका स्टार्ट होने वाला है बोर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फोकस करके सारी चीज़ें फिनिश करनी होंगी टाइम पे। तो ये सारी बात हो गई। अब सुनिए कि आपको करना क्या है बोर्ड में। ठीक है, देखिए बोर्ड डेज में आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होंगी, आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है मैं बता दूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि आप अरिहंत की बुक मंगा लें या फिर प्रीवियस ईयर की बुक मंगा लें जो चैप्टर वाइज हो। मेन चीज़ यही ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखा हूँ वैसी बुक, तो अरिहंत ज़्यादा बेटर है। और इसमें क्या रहेगा कि आपको पहले चैप्टर रहेगा, चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको काइनेटिक के बारे में डिटेल देता हूँ कि आप ये बुक लेके आओगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा काइनेटिक यानी केमिकल काइनेटिक, और इस केमिकल काइनेटिक के स्टार्टिंग के 2 या 3 पेजेस, ज़्यादा नहीं, मेन चीज़ें लिखी होंगी। जैसे लिखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, ठीक है, उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो भी हो, उसके बाद फिर आएगी आर्हेनियस इक्वेशन क्या है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक, तो ये चीज़ें आप देखोगे तो इस चैप्टर में क्या खास देखा है, आपने यही सारी चीज़ें देखी भी हैं, तो इसके अलावा वहाँ अरिहंत में और कुछ है भी नहीं। ठीक, तो आपको क्या करना होगा कि 3 पेज यानी रिवीजन के लिए कितना परफेक्ट रहेगा, सोचिए कि आप मात्र 5 मिनट के अंदर तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और उसी में जस्ट उसी के बाद अभी आप जो मेरा पहला लेक्चर ले रहे हो जिसमें मैंने 74 क्वेश्चन करने को बोला है, वो आप अगर करे रहोगे तो आपका जो आने वाला इस बुक का आने वाला जो 2-3 पेज होगा वो फिर यही सारे क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही 74 क्वेश्चन जो आज कर रहे हो ये फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत काम करेगा, जो अगर आप अभी कर लोगे तो फिर से रिवीजन कर लोगे, मीन्स आपको फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपको बार बार वही दिखेगा, बार बार वही रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, जीरो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड थर्ड, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब चीज़ें फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको यह चैप्टर बिल्कुल हलवा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर पाओगे, फिर एग्ज़ाम में जाके आप उड़ा पाओगे सारे क्वेश्चन को। तो समझिए मेरी बात को कि बोर्ड में आपको ये चीज़ें केवल एक बुक पढ़नी रहेगी, वो है अरिहंत की बुक, और कुछ नहीं छूना है, यही पढ़ के आप जाइएगा, अच्छे से आप रिकॉर्ड तोड़ करके नंबर ला पाएंगे। ठीक है, जितना परसेंटेज आप चाहते हैं जी भर के उठा लीजिए, यही एक तरीका है। ठीक है, तो मैं सारी बात आपको बता दे रहा हूँ, बस आपको फोकस करना है, रिसर्च मत करिए, मैं बार बार बोलूँगा रिसर्च करने का टाइम अपने पास नहीं है। ठीक है, जब आप 12th पास कर लेते हैं या 12th का एग्ज़ाम दे लेते हैं या 12th की तैयारी आप कर लीजिए, पहले आप 12th की पढ़ाई कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, पहले आप 12th का सिलेबस पूरा कर लीजिए, फिर आप रिसर्च में लग जाइए, नो प्रॉब्लम। फिर आपका जब एग्ज़ाम आए तो आप अरिहंत की बुक उठा करके उसी को केवल पढ़िएगा। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, बाकी मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा, मेरी देखिए वो मेरी जिम्मेदारी है,
मैंने बोल दिया आपको कि 90%, 95%, 90+% हम ले के आएंगे या दिलवाएंगे। तो कैसे दिलवा पाएंगे? जब मेरी बातों को आप फॉलो करोगे तभी हम दिलवा पाएंगे। ठीक है, आप अपनी मनमानी करोगे, नहीं हमको ये करना है, ये ऐसा है, हमारा छूट रहा है, हमारा जो है पढ़ाई बेकार हो रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको और डिटेल में पढ़ना है, हमें सब जानना है, तो आप रिसर्च में लग गए हो। ठीक है, मीन्स आप अपने टारगेट से भटक गए हो। तो ये काम नहीं करना है। ओके, तो आप मेरी बातों को फोकस करें और अपना काम करें। ठीक है, इधर उधर मत भटकें। स्कूल का होमवर्क ज़रूर पूरा करके देते रहें। ठीक है, उनका भी सेटिस्फेक्शन रखें, बट आपको जो परसेंटेज दिलाने का काम हो मेरा है, ये मेरी गारंटी है। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं दिलाऊंगा आपको, और आप स्कूल के भरोसे अगर बैठते हैं तो आप नहीं ला पाएंगे। आप ये लिख के ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पूरी बातों का फोकस्ड करके काम करें। ठीक है।